अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी नुमान हबीब OLX पाकिस्तान से। आज जिस गाड़ी का रिव्यू हम आपके लिए लेके आए हैं यह सिविक की 9th जनरेशन। पाकिस्तान के अंदर इस जनरेशन को 2005 के अंदर मुतारिफ़ करवाया गया था और ये अगले 7 साल 2012 के एंड तक ये गाड़ी आती रही है। इस गाड़ी को सिविक रीबॉर्न के नाम से याद किया जाता है। सिविक रीबॉर्न इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब होंडा ने ये गाड़ी लॉन्च की थी तो जो रीबॉर्न का वर्ड था उन्होंने एज अ मार्केटिंग टैक्टिक यूज़ किया था कि हमने अपनी गाड़ी पुरानी जो सिविक ईगल आई थी उससे कम्प्लीटली रीबॉर्न कर लिया और ये गाड़ी वाकई हर एस्पेक्ट के अंदर रीबॉर्न है। इस वाली सिविक को ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि फ़िलीपींस और जापानीज़ मार्केट के अंदर जो JDM कल्चर है और उस पूरे कल्चर के अंदर इसकी यूनिक स्टाइल की वजह से और एक्सीलेंट ड्राइव क्वालिटी की वजह से बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। आज इस गाड़ी के बारे में हम रिव्यू देंगे और देखेंगे ये गाड़ी एक्चुअल में इस टाइम के अंदर, हालांकि जब इसकी प्रोडक्शन को बंद हुए भी 1 डेकेड से ज़्यादा हो गया, उस टाइम में भी ये गाड़ी कैसी है। गाड़ी के फ्रंट की बात करते चलें तो जो इसका हुड है वो बहुत ज़्यादा रिक्लाइंड है। इसके टिल्टेड होने की जो एक शेप है वो अक्रॉस द बॉडी, पूरी बॉडी में जिस मर्जी जगह पे आप देख लें उसकी पूरी प्रोफाइल के अंदर कॉम्प्लीमेंट कर रही है। साथ ही साथ इसके जो हेलोजन हेडलैम्प्स हैं वो ह्यूज साइज़ के हैं और अभी भी जो उनकी डिज़ाइन है, शेप है, वो किसी भी तरह से आउटडेटेड नहीं लगती है गाड़ी। नीचे आपको मिलते हैं फॉग लैंप्स, वो भी हेलोजन में है और उनकी जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। बम्पर क्लीन है काफ़ी ज़्यादा। सेंटर में आपको क्रोम की ग्रिल मिलती है, इसके अंदर होंडा का एम्बलम है और उसी के अंदर इंटीग्रेटेड फ्रंट फेसिंग कैमरा है। इस गाड़ी की जो ओवरऑल प्रोफाइल है फ्रंट से वो बहुत ज़्यादा स्लीक है और पूरी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल की बात करते चलें तो इसके अंदर इतने ज़्यादा ग्रूव्स या कट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो कैरेक्टर लाइंस हैं वो इतने ज़्यादा एनहेंस तो नहीं है, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं क्योंकि बॉडी इटसेल्फ मस्कुलर है और बहुत ज़्यादा लीन है और ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके इस गाड़ी की प्रोफाइल, जो साइड प्रोफाइल है ना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है। नीचे आपको मिलते हैं 15 इंच के अलॉय व्हील्स, आपको साइड में मिलते हैं इंटीग्रेटेड सिग्नल्स। जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो इसके साइड मिरर्स के अंदर ही माउंटेड हैं और ये वाले पहली सिविक थी पाकिस्तान के अंदर लोकली प्रोड्यूस कार, पहली कार थी जिसके अंदर इंटीग्रेटेड साइड मिरर्स आए थे। ये सिर्फ इसके जो पहले जो टॉप के 1-2 मॉडल्स हैं जिसके अंदर आपका UG मॉडल तो नहीं था, इसमें इसके अंदर जो आपका ओरियल कॉस्मेटिक था, ओरियल मैनुअल था, उसके अंदर जो इंटीग्रेटेड है। लेकिन जो इसके बेस वेरिएंट है जो VTI ओरियल है हार्ड टॉप वाले, उसके अंदर वो साइड पे नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे ही अगर आप दिखा सकें तो वो राइट साइड पे हमारे पास खड़ी है VTI मैनुअल वाली। उसके अगर जो साइड लैम्प, साइड मिरर्स हैं वो बिल्कुल साइड पे लगे हुए हैं उसके फेंडर के अंदर। अच्छा, अब बात करते चले इसकी साइड प्रोफाइल की, तो इसके नीचे अगर आप देखें तो जो साइड स्कर्ट्स हैं ये एक्चुअल साइड स्कर्ट्स नहीं है, लेकिन ये बॉडी के साथ ही अटैच्ड हैं और ये ऐसे लगता है जैसे साइड स्कर्ट है। इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑलरेडी काफ़ी कम है और उसकी वजह से जो ओवरऑल लुक है ना वो और ज़्यादा बैठी हुई आती है। अगर मड फ्लैप्स को भी आप बीच डालें तो ये छोटे छोटे ब्रेकर्स पे भी लगती है। गाड़ी की रेयर प्रोफाइल की बात करते चलें तो जो ग्रूव्स हैं और जो सारा इसका लीन लुक है वो बैक तक ट्रांसलेट हो रही है। हुड में उसी तरह का रिक्लाइन है जिस तरह के फ्रंट में एक बहुत लीन सी अपवर्ड्स की तरफ थी, वैसे ही बिल्कुल डाउनवर्ड्स की तरफ है। रेयर में एक आप चीज़ देखेंगे तो इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो बहुत मैसिव हैं और फ्रंट से ज़्यादा खूबसूरत इसकी पिछली हेडलाइट्स हैं। आल्दो हेलोजन है लेकिन स्टिल इस टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। साथ आपको मिल जाती है सिविक की बैजिंग, उस टाइम पे भी बल्कि इस टाइम पे भी बहुत सारी लोकल मैन्युफैक्चर्ड जो कार्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग करती हैं। VTI ओरियल है, प्रोस्मेटिक है, 1.8 है, जो इसकी ओरिजिनल जो सिविक है वो भी यहाँ पे इसी तरह ही लिखा जाता है। इसके बम्पर्स में और इसकी रेयर लुक में ओवरऑल जो एक स्पोर्टिनेस का एलिमेंट है वो यहाँ भी मौजूद है। एक चीज़ आपको इसके रेयर में बहुत डिस्टिंक्टिव मिलेगी, वो ये कि इसके अंदर ट्विन एग्जॉस्ट आता है। अगर इसका एग्जॉस्ट दिखा सके तो इसके अंदर जो एग्जॉस्ट है वो डुअल टिप का एग्जॉस्ट है जो उस ज़माने के अंदर और अभी भी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी कंसिडर किया जाता है। गाड़ी की बूट स्पेस की बात करते चलें तो उस टाइम के लिहाज से इसके अंदर काफ़ी कंसिडरेबल बूट स्पेस मौजूद थी। गाड़ी की जो ओवरऑल प्रोफाइल है इतनी बैठी हुई है टॉप से भी और बॉटम से भी, उसकी वजह से जो हाइट है ना डिग्गी की वो काफ़ी कम है, लेकिन स्टिल इसके अंदर 430 लीटर्स के अराउंड लगेज कैपेसिटी है जो कि ठीक है। अभी रिसेंट गाड़ी को देखें तो आपकी जो नई सिटी आई है उसके अंदर 500+ लीटर्स है, आर्टिस की और ग्रैंडी की भी इतनी ही है, तो इतने ज़्यादा फ़र्क नहीं है प्रैक्टिकलिटी के अंदर, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये गाड़ी इतनी बैठी है तो आपके ऊपर लगेज जो मूव इन और मूव आउट करना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये थी इसकी लगेज कैपेसिटी और एक्सटीरियर की डिटेल्स। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और ड्राइव करते हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या क्या फ़र्क है और क्या क्या चीज़ें हैं इसके इंटीरियर के अंदर। बात करते चले अगर गाड़ी के इंटीरियर की, तो जो गाड़ी की ओवरऑल जो लुक है और प्रोफाइल है वो आज के ज़माने में भी कहीं से वो आउटडेटेड नहीं लगती। इसका जो डुअल डैशबोर्ड डिज़ाइन है ये पहली दफ़ा किसी सिविक के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इस डैशबोर्ड की एक ख़ास बात ये थी कि ये सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर रिसर्च और स्टडीज़ हुई थी और उस रिसर्च में ये पाया गया था, जो जापानीज़ रिसर्चर्स थे उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि जो यूजुअली पीपल ड्राइव करते हैं तो उनकी जो एक्चुअल गेज़ होती है, जो एक्चुअल जिस जगह पे देखते हैं वो जगह आपके बिल्कुल सामने है और उसी वजह से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर आपकी स्पीड और टेम्परेचर गेजेस और फ्यूल की जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने सामने ही बता दी थी।
और इस गाड़ी का जो ओवरऑल जो कॉकपिट है वो ओवरऑल किसी भी सिविक उस ज़माने की, बल्कि टोयोटा करोला और जो भी जितने भी इसके उस ज़माने में भी कंपेटर थे उन सबसे एडवांस था। इवन आज के टाइम में भी ये गाड़ी दिखने में बहुत ज़्यादा प्लेजेंट लगती है। बात करते चलें अगर इसके सीट्स की और कंफर्ट की, तो सीट्स थोड़ी सी हार्ड है, माइट भी ये इस वजह से कि गाड़ी अपना अच्छा खासा टाइम गुजार चुकी है, तो अब इनका थोड़ा सा हार्ड होना बनता है। बात करते चलें इसकी लेग स्पेस की और हेडरूम की, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगली स्पेसिफिकली जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए जो इसकी ओवरऑल पोजीशनिंग है गाड़ी की बैठने की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर बात करें इसकी जो रेयर लेग स्पेस है, तो रेयर में माइनर सा बम्प है और ये गाड़ी इतनी ज़्यादा वाइड और इतनी ज़्यादा स्पेशियस है कि वो कोई भी इशू नहीं होने वाला किसी भी पैसेंजर के लिए। गाड़ी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात करते चलें तो इतने ज़्यादा स्पेक्स इसके अंदर नहीं है। बहुत यूटिलिटी कार थी ये, और पर्पज़ अपने को बहुत अच्छी तरह से फुलफिल करती है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फीचर्स नहीं है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, ऑटो एडजस्टेबल्स हैं, और इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो दिखने में लगता है डिजिटल है, लेकिन वो एक्चुअली एनालॉग है, लेकिन उसकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली उन्होंने दी हुई हैं। अगर बात करते चलें इस गाड़ी की ड्राइव की, तो ड्राइव सिविक है, लाइट सी हार्ड है, लेकिन बाकी सारी सिविक से फिर भी रिलेटिवली सॉफ्टर फील होती है। इस गाड़ी की एक अच्छी बात ये है कि जो इसकी पावर है 1800 सीसी इंजन है इसके अंदर, जो कि 140 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ ही साथ 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क अप्रॉक्सीमेटली प्रोड्यूस करता है। उसकी वजह से जो ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी है इस सिविक की, स्पेसिफिकली जो ड्राइव है ना, वो सारी सिविक में से पसंद की जाती है। यही वजह है कि जापानीज़ कल्चर और जो फिलिपीन कल्चर है उसके अंदर इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं वो। इवन जो बाहर है वो तो इसका एक 2000 लीटर वाला जो वर्जन है वो भी आता है, और उसकी वजह से जो इसकी पावर है वो इससे भी ज़्यादा है जो इस रीबॉर्न की है। अच्छा, अब ये वाले जो रीबॉर्न था ना, इसके बाद एक चीज़ हुई कि जो क्वालिटी है ओवरऑल, जो ग्लोबली क्राइसिस की वजह से और बाकी सारी चीज़ों की वजह से जो क्वालिटी है ना वो ड्रॉप होने लग पड़ी। स्पेसिफिकली जो सिविक एक्स है और उसके बाद आने वाले सिविक्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इस गाड़ी को चलाते हुए एक बहुत सॉलिड फील आती है कि आप कोई बड़ी मजबूत गाड़ी चला रहे हैं, आपको चलाते हुए मज़ा आता है। गाड़ी की जो अगर इंसुलेशन और कैबिन की फील की बात करते चलें, तो ये गाड़ी, ये याद रखें कि गाड़ी एक डेकेड से ज़्यादा हो गई है इसको डिसकंटिन्यू हुए, और अपने टाइम के लिहाज से इवन कि आप अभी भी देखें तो बहुत सारी गाड़ियों से इसकी जो कैबिन इंसुलेशन है और रोड नॉइज़ है वो बहुत आला है। अभी भी हम गाड़ी चला रहे हैं तो किसी किस्म का बाहर का कोई शोर नहीं आ रहा, कोई टायर की इतनी नॉइज़ नहीं है। लेकिन अभी आपने एक खड्डे के अंदर, लाइट से खड्डे के अंदर भी लगी है, तो वो जो सिविक का एलिमेंट है ना कि इसकी ड्राइव हार्ड है, वो इस वाले में भी प्रेजेंट है। और अभी ये कैट आइस के ऊपर से गुजरी है तो वो भी टिक टिक की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस नज़र आती है। अच्छा, इसके इंजन की एक ख़ास बात ये है कि ये पहली दफ़ा किसी भी सिविक के अंदर 1800 सीसी इंजन ऑफर हुआ था, और उस वजह से जो इसकी लेगेसी थी ना वहाँ से बनना शुरू हुई थी कि 1800 सीसी सिविक आने लग पड़ी। अब तो खैर 1.5 टर्बो आ गई तो इतनी बड़े इंजन डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। इस गाड़ी के, हर गाड़ी के ना कुछ नॉन इश्यूज़ होते हैं, इस गाड़ी के भी हैं कुछ डेफिनेटली। सबसे बड़ा जो इशू ये था कि जो बहुत ज़्यादा यूज़र्स ने फेस किया वो ये कि इसका जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है उसका ऑयल काफ़ी ज़्यादा लीक हो जाता था, और वो अक्सर लोगों को टॉप अप करते रहना पड़ता था, या उसकी जो रिप्लेसमेंट थी, कई लोगों ने तो इसको हाइड्रोलिक से इलेक्ट्रॉनिक में भी कन्वर्ट करवा लिया, लेकिन जब स्टॉक से जब भी आप गाड़ी को कन्वर्ट कराते हैं तो कुछ ना कुछ इशू साथ आते हैं। इस गाड़ी का एक और इशू ये कि जो इसकी एयर इनटेक है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। उसकी वजह से, जैसे आजकल बारिशों का सीज़न है तो अब इसको पानी में बहुत ज़्यादा एहतियात से चलाना पड़ता है, अगर पानी इसके इंजन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है। इस गाड़ी का एक और नॉन इशू ये है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और उस ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से ये बगैर किसी पैसेंजर के भी अगर कोई बड़ा ब्रेकर आ जाता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा नीचे लगती है। ये थी इस गाड़ी के जो नॉन इशूज़ थे। ऑब्वियसली इस गाड़ी के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं। सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसका डुअल डैशबोर्ड डिज़ाइन है। उसके अलावा इसके अंदर एक फ़ीचर ये है कि जो इसके वाइपर्स हैं वो क्रॉस फॉर्मेट में चलते हैं। यूजुअली क्या होता है कि गाड़ियों के जो वाइपर्स होते हैं ना वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, ऐसे या ऐसे। इसके क्रॉस डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे चलते हैं। लेकिन इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो इसकी फ्यूल एवरेज जानी जाती है कि जो रीबॉर्न है उसकी फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी नहीं है। अगर आपकी गाड़ी मैनुअल है तो अगर आप उसको प्यार से भी चलाएं, जैसे भी हम चला रहे हैं, तो 9-10 कर लेगी, और अगर ऑटो है तो वो तो इससे भी बुरी एवरेज करती है। रीबॉर्न्स आर नोन एज अ गैस गस्लर्स बेसिकली। और लेकिन ये है कि अगर आप इतनी अच्छी ड्राइव एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक रीज़नेबल बजट के अंदर, तो फिर आपको ये चीज़ें ट्रेड ऑफ करनी पड़ती हैं। इस गाड़ी की अगर प्राइस की बात करते चलें तो वो तो कंडीशन के ऊपर या वेरिएंट्स के ऊपर जो डिपेंड करती है। अगर आप वेरिएंट्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आते थे बेसिकली 4 वेरिएंट्स। ये जो गाड़ी हम चला रहे हैं ये है ओरियल मैनुअल। प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की डिपेंडिंग अपॉन द ट्रिम एंड वर्जन यू ड्राइव आपको 13 से 25 लाख के अराउंड इसकी प्राइस मिलती है। अगर आप अपनी सिविक रीबॉर्न खरीदना या बेचना चाहते हैं तो OLX क्लासिफाइड पे ऐड लगाएं। अगर आपको ये गाड़ी लेना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है, आप किस हालत में गाड़ी ले रहे हैं, तो हमारी OLX इंस्पेक्शन सर्विस लाजमी यूज़ करें। उससे क्या होता है कि आपको एक डिजिटल फॉर्मेट के अंदर रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या इशूज़ हैं और किन किन जगहों पे काम होना है, ताकि आपको पहले ही पता हो कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें।
मैं हूँ आपका होस्ट कोलेक्स मोटर्स से चौधरी नुमान। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।